जय माता दी मित्रों, नमस्कार। हम लोग 285 तक पढ़ चुके थे। 286 पे आ जाइए आप लोग। बताइएगा इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, पहचानना है। चंद्रबरदाई, जगनिक, नाभादास या दलपत विजय। तो इनमें से कौन से हैं जो आदिकाल के नहीं हैं? तो ये नाभादास जो हैं, नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है। कब के हैं ये बताइए। तो नाभादास जो है ये भक्ति काल के कवि है ना। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं तथा नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। याद रखना है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे ये नाभादास। पूछा जाता है प्रश्न। तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपत विजय ये तीनों क्या हैं? ये आदिकाल रासो साहित्य काव्य परंपरा के कवि आते हैं। आदिकाल में तो हैं ये दलपति, जगनिक, विजय, ये रासो साहित्य के अंतर्गत ये लोग आते हैं। और रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है। रासो साहित्य का विवरण किसके अंतर्गत आता है? तो हम बताएंगे वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है। और वीर गाथा काल माना किसने है? आदिकाल को कहा किसने है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो आदिकाल की नहीं है। सुरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक या भ्रमर गीत। तो कौन सी नहीं है इसमें? विद्यापति की पदावली। अच्छा है पूछा है, क्षमा करिएगा। हम देखिए ये है पूछा है, क्या पूछा है? तो विद्यापति की पदावली जो है ये आदिकाल के अंतर्गत आता है। ठीक, विद्यापति की पदावली आदिकाल की रचना है। और सुरसागर जो है ये भक्ति काल की है। सुरसागर भक्ति काल की है। किसकी है? तो सूरदास की है। सूरदास की है। बीजक किसकी है? ये भी भक्ति काल में आएगी। और एक बीजक किसका है? ये कबीर दास का है बीजक। और भ्रमर गीत ये भी भक्ति काल के अंतर्गत आएगा। तो भ्रमर गीत भी सूरदास का है और ये सुरसागर भी सूरदास का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न से देखिए कई प्रश्न बन रहे हैं और इसमें थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। हम यूथ के सारे प्रश्न निकलवा रहे हैं कि बिना चश्मा के भी एक एक प्रश्न आप लोग को आराम से दिख जाए। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। इनमें से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की नहीं है? आपको बताना है कि आदिकाल की भाषा कौन। अरे भगवान जी, है बार बार हम नहीं बता दे रहे हैं, क्षमा करिएगा। नहीं, जो दिमाग में मेरे घुसा हुआ है ना तो इसमें कौन सी भाषा जो है आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या अवधी। तो आदिकाल में क्या बोला जाता था? डिंगल पिंगल की भाषाएं होती थी आदिकाल में, है ना। और भक्ति काल और रीति काल में क्या किस भाषा का प्रयोग होता था? तो ब्रज का भक्ति काल और रीति काल दोनों में ये ब्रज का प्रयोग होता था, ब्रज भाषा का। अवधि जो है, अवधि सिर्फ भक्ति काल में लिखी जाती थी। अवधि जो है ये सिर्फ भक्ति काल में। और खड़ी बोली तो आधुनिक काल में आई। खड़ी बोली कब आई? तो खड़ी बोली आधुनिक काल में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? बताना है आपको अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है। आप चाहे तो अपना नंबर नोट करते चलें कि कितना मेरा नंबर सही हो रहा है। और हेमचंद्र हैं, शंभु हैं, रामचंद्र हैं या प्रभु सूरी हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू। ये प्रश्न कब का आया है? यूपी पीजीटी 2011 का प्रश्न बना हुआ है। ये पूछा गया है। राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि माना है, स्वयंभू को। और स्वयंभू कब के हैं? तो स्वयंभू जो है 8वीं शताब्दी के हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के हैं। और ये ईस्वी में पूछे तो 783 ईस्वी हो जाएगा। और स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि महाकवि कौन है? स्वयंभू। अगर प्रश्न बन जाए ही कि जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन है तो भी स्वयंभू आएंगे। और स्वयंभू को प्रथम कवि माना किसने है? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। तो एक प्रश्न से और एक और प्रश्न बनता है, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन गए
है ना। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि पूछे तो स्वयंभू हो जाएंगे। जैन परंपरा का प्रथम कवि पूछे तो भी स्वयंभू हो जाएंगे। और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। और स्वयंभू हिंदी के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, बताना है आपको। ये यूपी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। पेन ले लें जरा। 2011 का प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन से है, तो पद्धरी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरी है, याद रखना है। और पद्धरी में मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं 16 होती हैं। 16 होती है। 16 मात्रा का ये मात्रिक छंद है। और याद रखना है कैसा है, तो मात्रिक है, वार्णिक नहीं है। पद्धरी मात्रिक छंद है। और इस छंद के नाम पर इस पद्धति को लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धरियाँ बंद कहा जाता है। जो पद्धरी छंद पे लिखा गया काव्य है, उस काव्य का नाम पद्धरियाँ बंद रखा गया है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरियाँ बंद का प्रवर्तक तथा श्रेष्ठ कवि माना है। स्वयंभू ने पद्धरियाँ बंद का श्रेष्ठ कवि किसे माना है, पद्धरियाँ बंद का, तो स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरियाँ बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। आगे बढ़ते हैं। 291 है, राजमती से रूठकर विशल देवरासो कहाँ गया था, तो उड़ गया था विशल देवरासो, राजमती से रूठा। तो ये प्रश्न 2013 का है। ये प्रश्न जो है ना 2013 का आया हुआ है, इसमें उड़ीसा हो जाएगा। और राजमती से रूठकर विशल देव कहाँ गया था, तो उड़ीसा चला गया था। विशल देवरासो का रचयिता कौन है, तो नरपतिनाल है। नरपतिनाल है विशल देवरासो के रचयिता। और ये जो विशल देवरासो है ना, ये कितने भागों में है, तो ये विशल देवरासो 4 खंडों में है। कितने खंडों में है, 4 खंडों में है। और खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर, 4 खंड हैं, लेकिन दूसरे खंड में क्या है कि राजमती को छोड़कर विशल देव उड़ीसा चले गए। और यहाँ पर वह 1 वर्ष तक रहे थे उड़ीसा में। तो ये भी याद रखना है, कितने वर्ष तक रहे थे, उड़ीसा में 1 वर्ष तक रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लंबा प्रश्न है। हाँ, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, तो महापुराण में लिखा गया है, या परमात्म प्रकाश में, भविष्यत कहा में, या पौम चरयू में। ये 2015 का प्रश्न है। बता दें आप लोगों को, 2015 का प्रश्न बना हुआ है। तो ये पौम चरयू जो है ना, इसी में सीता क्या करती हैं, अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। और पौम चरयू में की रचना कौन है, तो पौम चरयू की रचना स्वयंभू है। स्वयंभू, पौम चरयू स्वयंभू है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था, तो 700 से 1400 काल को क्या कहा था ग्रियर्सन ने, चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल। 700 से 1400 ईस्वी को समय को क्या कहा था, चारण काल कहा था इन्होंने। ग्रियर्सन के सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया था। तो आरंभिक काल को चारण काल से नाम से अभिहित किया था। रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल तथा बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा है। बच्चन ने अपभ्रंश काल कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी 84 सिद्धों में नहीं है, विरूपा, कढ़प्पा, सारंगधर और कुकुरपा। बताना है। 294 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है, विरूपा, कढ़प्पा, सारंगधर या कुकुरपा। तो इसमें से कौन आते हैं, नहीं आते हैं, बताना है। नहीं, देखिए यहाँ नहीं दिया है, इसको ध्यान में हमें रखना है। तो ये सारंगधर जो है, ये 84 सिद्धों में नहीं आते हैं।
GIC 2012 का प्रश्न बना हुआ है। और ये सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। यह कब के हैं? ये अपभ्रंश के कवि हैं। अपभ्रंश के कवि हैं, याद रखना है आपको। अपभ्रंश के कवि हैं सारंगधर। विरूपा, कड़प्पा, कुकुरिपा, सराहपा, मीनपा, सबरपा, लुईपा, ये लोग 84 सिद्धों में आते हैं। एक ट्रिक है 84 सिद्धों को पकड़ने का कि 84 सिद्धों में ये पा जरूर लगा रहता है ना। जैसे देखिए विरूपा हो गया, कड़प्पा हो गया, कुकुरिपा हो गया, मीनपा हो गया, सबरपा हो गया, लुईपा हो गया, ये सब 84 सिद्ध में आते हैं। एक ट्रिक है पकड़ने का। देखिए सारंगधर में कहाँ पा लगा है? नहीं लगा है। तो सारंगधर को याद रखना है कि अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम बताना है। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम है जगनीक। इसी का नाम क्या है? परमाल रासो। जगनीक ने लिखा है ना। जगनीक ने परमाल रासो लिखा था कि कितने 12:30 हमने याद किया था। 12:30 बजे रात में लिखा था जगनीक जाग के। और परमाल, ये आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि जगनीक हैं। और जगनीक हैं, परमाल रासो लिखा है। परमाल रासो में ये हैं आल्हा और उदल। इन्हीं का चरित्र जो है वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचा गया है। और ये उत्तर प्रदेश के आल्हा खंड के नाम से, ये उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। और इसको जो आल्हा खंड था, ये प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। आल्हा खंड गाने योग्य है ना, गाना गाया जाता है, तो लोक गेय काव्य है। 1865 ईस्वी में, कब? 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ परंपरा पर आधारित, नहीं, चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का क्या किया था? आल्हा खंड शीर्षक से इनका वो किया था, प्रकाशन करवाया था। आल्हा खंड शीर्षक से चार्ल्स इलियट थे। 1865 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन करवाया था। और यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। आल्हा खंड। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया था। अगला प्रश्न पर देखते हैं। पंच पांडव चरित्र के रचयिता कौन है? पंच पांडव, तो पंच पांडव चरित्र के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2015 में ये भी प्रश्न GIC PGT में आया हुआ है। पंच पांडव चरित्र जो रचयिता है शालिभद्र सूरी है। 1350 ईस्वी में लिखा गया। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित्र लिखा। कब लिखा? 1350 ईस्वी, याद रखना है, ईस्वी में लिखा है। और यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। तो शालिभद्र सूरी को प्रथम किसने माना था? तो गणपत ने माना था। प्रथम किसने माना था? गणपत ने माना था। भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा गया है। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास भी लिखा है। और पंच पांडव चरित्र तो लिखा ही है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? शालिभद्र सूरी का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देव सिंह, धनपाल, पुष्पदंत। तो भविष्य में क्या करेंगे? धन कमाएंगे ना, तो धनपाल का हो जाएगा। और ये आश्रम पद्धति 2012 का प्रश्न है। कब का है? 2012 का प्रश्न है। अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल हैं और इनका समय 10वीं सती है। 10वीं सदी में इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की है। तीसरे कवि हैं धनपाल। कब के? अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं धनपाल। और भविष्यत कथा इन्होंने 10वीं सदी में रचना की है। और राम सिंह ने क्या लिखा था? दोहा, नहीं, पहले पाहुड़ आएगा ना, पाहुड़ दोहा लिखा था। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा था। क्या लिखा था? पाहुड़ दोहा राम सिंह ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास
किस कवि ने किया था? क्या? मुकरी। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास तो ये मुँह है, तो मुकरी से अमीर खुसरो हो जाएंगे। और अमीर खुसरो ने पहेलियाँ तथा मुकरियाँ में उक्त वैचित्र की प्रधानता थी इनके। और खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखने, गजल आदि अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 299। संबत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल नामकरण किसने दिया? तो हमें याद है कि हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। समय शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का कब से कब तक माना है? 1050 से 1375 माना है शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का समय। ये भी 2014 KVS PGT का प्रश्न बना हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं, सादा पेज मिले तो चलिए हम यहीं से लेते हैं पेज। समय देख लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, पेन ले लें। अब देखिए, शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। समय संबत में सब रहेगा, याद रखना है, क्योंकि शुक्ल जी ने संबत में ही माना है। 1050 से 1375 तक माना है ये वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल। पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने क्या कहा था? भक्ति काल नाम रख दिया था। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम रखा था। और भक्ति काल का समय 1375, बार बार यहाँ देखिए 1375, ये वाला उठा के यहाँ भक्ति काल में रख दिए शुक्ल जी। 1375 से संबत में है सब 1700, ये भक्ति काल का समय रखा है। अब उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है, और ये भी संबत में ही है। अब यहाँ से देखिए उठाया तो रीतिकाल में रख दिया। 1700 संबत से 1900 संबत, ये रीतिकाल उत्तर मध्यकाल को। आधुनिक गद्यकाल को इन्होंने गद्यकाल कहा है। क्या कहा है शुक्ल जी ने? आधुनिक गद्यकाल को गद्यकाल कहा है। और संबत में ये भी है 1900 से 1984। कब तक? 1984 तक माना है गद्य, आधुनिक काल को गद्यकाल। तो ये शुक्ल जी ने नामकरण किया है, शुक्ल जी ने आदिकाल का। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा 1050 से 1375, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा 1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा संबत 1700 से संबत 1900। फिर है इन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल कह दिया। गद्यकाल का समय संबत 1900 से 1984 ईस्वी तक माना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है 300 प्रश्न आ गए हम लोग। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी को आदिकाल के अंतर्गत रखा है किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये शताब्दी में मानते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी को आदिकाल कह दिए किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन था, या कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य था, निर्गुण की उपासना, या किसी भी प्रकार का काव्य नहीं? तो भाई आदिकाल में किसी न किसी प्रकार का काव्य लिखा जा रहा था। तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन था। कहाँ? आदिकाल में। और आदिकाल के कवि को क्या कहा जाता था? आदिकाल के कवि को चारण कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चारण कवि कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण करते थे। बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपने राजाओं का प्रशंसा करते थे आदिकाल के कवि। अगला प्रश्न है,
अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ का उद्देश्य क्या था? ये यूपी किस में आया है? KVS PGT 2014 का प्रश्न है। तो इनका उद्देश्य क्या था अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ लिखने का? मनोरंजन के माध्यम से ये लोक व्यवहार को शिक्षा देते थे। क्या करते थे? मनोरंजन के माध्यम से ये लोक व्यवहार को शिक्षा देते थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? देखना है, ये नहीं बहुत धोखा देता है, यहाँ गोला बना लेंगे। तो वीरकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस कवि का वर्णन नहीं है? ये भी KVS 2014 का प्रश्न है। तो आश्रयदाताओं का अतिरंजित वर्णन, ये वीर गाथा कालीन मतलब वही आदिकाल हुआ ना, शुक्ल जी इनका नाम रखे थे, नामकरण किए थे वीर गाथा कालीन काल। तो वीर गाथा काल में आदिकाल में क्या था? आश्रयदाताओं का अतिरंजित पूर्ण वर्णन था, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी था, सही बात है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन था क्या? नहीं था। तो आंसर नंबर यही सही होगा, क्योंकि आदिकाल में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं था, ये भक्ति काल में मिलेगा। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन था। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में या आदिकाल में जो था, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन था। आगे बढ़ते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? एक क्लास और बनेगा इसका, आदिकाल का एक क्लास और बनेगा, उसके बाद हम लोग भक्ति काल पे आ जाएंगे। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या डिंगल पिंगल में? तो आपको बताना है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, डिंगल पिंगल भाषा में। सही है, डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे रासो ग्रंथ। और डिंगल पिंगल क्या है? लड़ाई झगड़े का भाव वो होता था, इसमें वर्णन होता था। अपभ्रंश प्लस ब्रज, ये क्या बनेगा? अपभ्रंश और ब्रज। एक मिनट यहीं लिख दें थोड़ा सा, क्योंकि पूछा जाता है कि किसके मिश्रण से पिंगल है और किसके राजस्थान ये डिंगल है। तो पहले डिंगल को देखेंगे। डिंगल क्या होता है? तो अपभ्रंश प्लस अगर राजस्थानी रहे तो हाँ डिंगल हो जाएगा। यही क्या रहेगा? अपभ्रंश प्लस ब्रज। हाँ, अपभ्रंश तो दोनों में रहेगा, अपभ्रंश प्लस ब्रज अगर हो जाएगा तो ये पिंगल में हो जाएगा। पिंगल में श्रृंगारता का वर्णन होता था पिंगल काव्य में, भाषा में। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या था? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम था? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरितमानस? तो पृथ्वीराज रासो था। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो था, और ये भी KVS PGT 2014 का प्रश्न बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता जो थे चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। किसे? पृथ्वीराज रासो को। ये महाकाव्य है, शुक्ल जी ने प्रथम माना है। और इनके रचयिता कौन है पृथ्वीराज रासो के? तो चंद्रवरदाई। इनको क्या माना है? प्रथम कवि माना है। जयसी कृत पद्मावती, ये पद्मावत किसका है? तो जयसी का है। किसका है? ये जयसी का है, पद्मावत है। और तुलसीदास का ये रामचरितमानस है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। और महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी जो है छायावादी का प्रमुख महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर ने लिख जयशंकर प्रसाद का है, और ये छायावादी प्रमुख महाकाव्य कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित था? तो विद्यापति का पद जो था बताइएगा, पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल, किस भाषा में था? तो विद्यापति के पद तो थे मैथिली में ही थे, इसी कारण इनको ख्याति भी मिली थी विद्यापति को। और विद्यापति कहाँ के थे? तो बिहार के बीपसी नामक गांव में रहने वाले थे। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब इनका ग्रंथ है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका तो था अवहट्ट में था, और ये पदावली जो था ये मैथिली में था। पदावली
कौन सा रचना स्वयंभू की नहीं है, बताना है आपको। अगला प्रश्न है कौन सी स्वयंभू की नहीं है, पौमचर्यु, रिट्ठडमी, स्वयंभू छंदस या महापुराण। 307 नंबर का है, तो ये महापुराण जो है ये स्वयंभू का नहीं है। पौमचर्यु में राम का वर्णन है, पौमचर्यु, रिट्ठडेमी और स्वयंभू छंद ये स्वयंभू का है। महापुराण रचना स्वयंभू की नहीं है। ये रचना किसकी है महापुराण, पुष्यदंत की है ना, पुष्यदंत की है। महापुराण पुष्यदंत की रचना है। और पौमचर्यु, रिट्ठडेमी, स्वयंभू छंदस ये रचनाएं स्वयंभू की है। स्वयंभू का जन्म कब होता है, स्वयंभू का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में था ना, तो 783 ईस्वी में कर्नाटक में ये पैदा हुए थे स्वयंभू। और ये जैन परंपरा के प्रथम कवि, जैन परंपरा की याद रखना है कि जैन परंपरा के प्रथम कवि भी हैं एवं अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास भी कहे जाते हैं। जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं स्वयंभू, अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास भी कहे गए हैं। और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि भी माना है। पौमचर्यु इनकी रचना अपूर्ण है, याद रखना है कि पौमचर्यु जो रचना इनकी है, एक मिनट, जो ये पौमचर्यु है ना ये अपूर्ण भी है। पूरा किसने किया था पौमचर्यु की, तो इनके पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम क्या था, त्रिभुवन। त्रिभुवन ने पौमचर्यु को पूरा किया था। रामचरित का विस्तार इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, कितना हम आ गए। 308 प्रश्न पे हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, बताना है कौन सी रचना है जो अपभ्रंश से प्रभावित है। भरतेश्वर बाहुबली, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास या बसंत विलास। आप लोग अपना टिक करके अगर पेन कॉपी पेन पे लिखते जाएंगे कि इतना इस प्रश्न का नंबर ये सही है, तो उसके बाद आप लोग गिनते जाइए कि कितना सही हो रहा है। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो यही है भरतेश्वर बाहुबली रास है। ये भी 2014 का प्रश्न बना हुआ है, एनवीएस का है। भरतेश्वर बाहुबली अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की भरतेश्वर बाहुबली है। भरतेश्वर बाहुबली लिखा किसने है, तो शालिभद्र सूरी ने लिखा है ना। और कब लिखा है भरतेश्वर बाहुबली, शालिभद्र सूरी ने लिखा है, तो 1184 ईस्वी में लिखा है। 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली को लिखा है। 205 छंद हैं इसमें, किसमें, भरतेश्वर बाहुबली में। 200 कहाँ लिखें, एक मिनट। भरतेश्वर बाहुबली ये अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। शालिभद्र सूरी ने इसे लिखा है। 1184 का ये रचना लिखा है। 205 इसमें छंद हैं भरतेश्वर बाहुबली में। शालिभद्र सूरी का बुद्धि रास भी एक ग्रंथ मिलता है। चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास आदि भी अपभ्रंश की मुक्त रचनाएं हैं। तो चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास ये सब भी किसके हैं, तो शालिभद्र सूरी के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, कौन सा काव्य है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। जयमयंक जस चंद्रिका है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राउरबेल है या ढोला मारा दोहा है। कौन सा ऐसा काव्य है जो 11वीं शताब्दी में लिखा गया है, देखिए तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ढोला मारूरा दोहा। एनवीएस पीजीटी 2014 का प्रश्न है ये। यह मूलतः दोहों में लिखा गया है। ढोला मारूरा दोहा है तो दोहा है ही, तो दोहे में लिखा गया है ये, ठीक है, दोहा में लिखा गया है। और यह ग्रंथ कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें ढोला मारूरा दोहा में क्या है, तो नल सिंह इसमें नायक रहते हैं। नल सिंह का पुत्र था ढोला, ढोला नायक है। और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा है। मारूरा दोहा ने, तो ये मारवाड़ी नाम की इसमें राजकुमारी रहती हैं। राउल बेल जो है किसका है, 10वीं शताब्दी का है। एक मिनट, राउल बेल ये 10वीं शताब्दी का है, 10वीं शताब्दी का है राउल बेल। और किसका राउल बेल किसने, रोडा कवि ने लिखा है ना, रोडा शिलांकित है ये राउल बेल। और जयमयंक जस चंद्रिका ये किसका है,
ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। जयमंक जस चंद्रिका 12वीं शताब्दी में है, और ये जो राउल बेल है 10वीं शताब्दी में है, और ये 12वीं शताब्दी में है। जयमंक जस चंद्रिका। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 कितना हो गया? 9 प्रश्न हो गए। अब ये प्रश्न जो है आज का लास्ट प्रश्न है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? सबसे पहले बताना है अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किसने किया था। तो अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले पतंजलि ने किया था, याद रखना है। और 2 बार प्रश्न बना हुआ है। दिल्ली KVS PGT का, UGC नेट का 2015 में बना है प्रश्न। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने कहा था। महाभाष्यकार हैं पतंजलि। संस्कृत या साधु शब्द के लोग प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत। अब इसको छोड़ते हैं, क्या है ये। अब हम लोगों का 30 प्रश्न, 30 तक प्रश्न बचा हुआ है, उसको हम करेंगे कल, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो सभी को जय माता दी, राधे राधे। कल के बाद भक्ति काल शुरू हो जाएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। आदिकाल प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, सारे वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद लगे, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।